नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पिछले एक महीने का तूफान आज थम गया। बांकीपुर उपचुनाव संपन्न हो गए। अच्छी बात यह है कि छोटे मोटे झंझट के अलावा कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन सच ये है कि 1995 में पहली बार बीजेपी पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को जीती, जिसे आज की तारीख में बांकीपुर कहा जाता है। लेकिन 2026 के उपचुनाव में नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो यह उपचुनाव हो रहा है, इतना कष्टकारी चुनाव बीजेपी ने कभी लड़ा नहीं। सब कुछ झोंक दिया गया। लेकिन इसके बाद भी नतीजे क्या होंगे, देखिए शाम को 6 बजे चुनाव की वोटिंग समाप्त हुई है, तब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और 4 बजे से ही दोनों ही पक्ष का मतलब बीजेपी और जनसुराज यह कह रहे हैं कि जीत गए हम। जीता कौन, यह तो 3 अगस्त को मालूम होगा। आरजेडी आउट हो गई है। हम लोगों ने 3 दिनों पहले ही कहा था कि आरजेडी साफ है। तो हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि बहुत ही क्लोज फाइट हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है अजीत जी कि भाजपा या एनडीए गठबंधन प्रत्येक चुनाव में अपने वोट को बढ़ाने के लिए लड़ती रही है, अपने सामाजिक संरचना के आधार को बढ़ाने के लिए लड़ती रही है। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने ऐसी चुनौती पेश की जिसमें भाजपा का भी और राजद का भी जो समीकरण है, जो जातीय आधार है, वहां बहुत बड़ी सेंधमारी हो गई। किसी भी कम्युनिटी से वोट बढ़ते हुए भाजपा को नहीं दिखा। अब वोट कितना कम हुआ, चाहे भाजपा का हो और चाहे राजद का हो। राजद में तो सेंधमारी नहीं कहें, डकैती हो गई। मुसलमानों की ही बात हो रही थी, यहां तो यादवों ने भी दगा दे दिया, क्योंकि कल रात से ही एक नारा चल पड़ा था। यह कहां से वायरल हुआ हमें नहीं पता कि बसता ही लालटेन है। तो देखिए, अब कुल मिलाकर हम अपने दर्शकों को बताएं जिनकी धड़कनें 3 अगस्त तक बढ़ी रहेगी, कि सब कुछ इस पर निर्भर हो गया है कि क्या इतने बुरे प्रदर्शन के बाद आज राजद के वोटरों को खोजना पड़ रहा था। जी, राजद वाले कहां हैं, वोट देने आ रहे हैं, वोट देकर चले गए, यह पता ही नहीं चल रहा था। और सीधे तौर पर संघर्ष और मुकाबला की स्थिति बीजेपी बनाम जनसुराज। तो स्थिति यह है कि लोग कह रहे हैं, हमें भी यह लग रहा है कि यदि आरजेडी की जमानत बच जाती है, जितने मत गिरे, यदि जमानत बच जाती है तो भाजपा की जीत की संभावना अधिक होगी। और यदि आरजेडी की जमानत डूब जाती है तो प्रशांत किशोर किला फतह कर सकते हैं और बीजेपी का किला ढा सकते हैं। तो आरजेडी को मुसलमानों ने छोड़ा, यादवों ने भी दगा दिया। हम कह रहे हैं दगा दिया, छोड़ा नहीं। कुछ प्रतिशत तो मिले ही मिले हैं। और बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि सबन, देखिए सबन में गैर काय सबन, उनके वोट बैंक में, चाहे वह भूमियार हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह राजपूत हो, जबरदस्त सेंधमारी हुई है। कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 50%। तो यह स्थिति जो है बीजेपी के लिए सोचनीय बन गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जेनजी, देखिए बड़ी संख्या में जेनजी नहीं निकले, लेकिन जो वीडियोज आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो हमने जेनजी को कहते सुना है कि वह माता पिता के साथ गए, लेकिन वोट इतर किया और कहा कि हमें सवाल पूछना है। लेकिन इन सब से इतर एक अच्छी बात यह हुई कि बांकीपुर के उपचुनाव में शिक्षा की बात हुई, कि लोगों ने कहा कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। और जब अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो इसका आशय सरकारी शिक्षण संस्थानों में होता है, जिसके बारे में हम और आप मानते रहे हैं कि लालू यादव ने बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था का हार्डवेयर खराब किया और नीतीश कुमार ने सॉफ्टवेयर चौपट कर दिया। सम्राट चौधरी अब प्रयास में लगे हैं। तो बांकीपुर का उपचुनाव जो महाचुनाव था, इसके नतीजे अभी
जब तुरंत चुनाव समाप्त हुए हैं, उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोगों को आज इस ट्रेंड के बारे में, वोटर्स मूड के बारे में और उन दोनों परिस्थितियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जीत गए तो क्या होगा, प्रशांत किशोर हार गए तो क्या होगा। और आरजेडी जो निश्चित तौर पर तीसरे स्थान पर चली गई है, तेजस्वी यादव की संभावनाएं कितनी सिकुड़ गई हैं, क्योंकि 1990 के बाद हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस से लोगों का बैर था, कांग्रेस की नाव पर कोई चढ़ने को तैयार नहीं थे, और 2000 में कांग्रेस फिर से आरजेडी के साथ हो गई। उसके पहले जब नीतीश कुमार अलग हुए, नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए, तो जितना विपक्ष का मत था या गैर राजद मत, लालू विरोधी मत, वह नीतीश कुमार के साथ हो लिए। तो क्या प्रशांत किशोर की जीत हार में, और जिस तरीके से सामाजिक संरचना टूटी है, जातियों के वोट में बिखरा हुआ है, क्या प्रशांत किशोर हार भी गए तो उनके लिए भविष्य की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि लड़े बहुत मजबूती से हैं। और देखा ही कि कल रात 3 बजे तक वह थाना में किस तरीके से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जमे रहे और लड़ते रहे। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज की चर्चा का असली विषय यही है कि प्रशांत किशोर कैसे लड़े, भारतीय जनता पार्टी कैसी लड़ी और तेजस्वी जी, यादव या आरजेडी कैसे लड़ी, लड़ाई कैसे हुई, बिल्कुल। लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, लोगों ने इन पार्टियों के कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैंडिडेट की कैसे तुलना की और कैसे वोट किया। आज हम्म, सुबह से वोटिंग पर हमारी नजर थी, हम एक राष्ट्रीय चैनल पर थे सुबह, वहां हम लोग कंपेयर कर रहे थे जो बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में जो वोटिंग हो रही है बाई इलेक्शन, हम्म, उसमें वोटिंग ट्रेंड को हम लोग कंपेयर कर रहे थे और कैंडिडेट्स की भी बात हो रही थी, इसके जो राजनीतिक निहितार्थ होने वाले हैं आगे उस पर भी चर्चा हो रही थी। और ये जी, बड़ी सुबह तो बड़ी निराशाजनक स्थिति थी कि सबसे कम वोटिंग बांकीपुर में हो रही थी, बाद में भी जी, वोटिंग पहले कोई दो बहुत घंटे नहीं में। बढ़ी। हाँ, बाकी समय में भी वोटिंग कोई बहुत नहीं बढ़ी। देखिए दतिया में भारी वोटिंग हुई है, मतलब एकदम हम्म, छप्पर फाड़ जो वोटिंग होती है उस तरह से लोग निकले हैं वोट करने और लोगों ने वोट किया है। तो ये उससे ज्यादा उत्साह जबकि बांकीपुर में था। उत्साह हम्म, इसलिए था कि लोग प्रशांत किशोर ने एनर्जाइज किया था समाज के हर वर्ग को, और उसको बिल्कुल। कोप करने के लिए, प्रशांत किशोर का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी ताकत लगाई थी। हम्म, इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज, अगर वोटिंग कम है बांकीपुर में, तो उसके कई कारण हो सकते हैं जो हम लोग आगे इस पर हम लोग और इस अभी तो कई दिन 3 अगस्त तक नतीजे आने तक चर्चा करनी है हम लोगों को, हम लोग करेंगे जी, इसकी चर्चा। हम्म, ये भी संभव है बहुत लोग नहीं निकले हैं, इतनी अपील के बावजूद, इतने लोगों ने हम्म, अपील की, बड़े लोगों ने, हम्म। स्टार्स ने अपील की, लोग गए, और सबने अपील दोनों की ही वोट ओर करने से, की। अजीत जी, दोनों ही ओर से कहें कि आप बदलाव की बात भी कर रहे थे, बदलाव की बात भी सुन रहे थे, तब भी आप कम संख्या में निकले। और बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, उनके तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी अकेले प्रशांत किशोर से लड़ने के लिए। सब कुछ हुआ, और आपके पास पन्ना कमेटी कहा जाता है, आपके पास बूथ कमेटी कहा जाता है, शक्ति केंद्र कहा जाता है, मंडल है, तब भी आप वोटर को इतना नहीं निकाल पाए कि वह रिकॉर्ड बन जाए, और जो वोटर निकले, आपके ही वोटर निकले, उनमें ही डेंट दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश रहती है, अगर कम वोटिंग है, सामान्य परिस्थितियों में उपचुनाव में कम वोटिंग होती है, बांकीपुर में वैसे भी कम वोटिंग होती है। और हम्म, इसके पहले का जो बाई इलेक्शन था, मध्यावधि को छोड़ दे, जब एक बार विधानसभा का गठन नहीं हुआ था 2005 में, तब के चुनाव को छोड़ दें, दो चुनाव तब भी हुए हम्म, थे, तो जी, पहला एक जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें तो 18-19% ही वोट हुआ था। तो 2006 इस में बार जिसमें नितिन नवीन पहली 2006 बार में जीते जिसमें थे। नितिन नवीन पहली बार जीते थे, उनके पिता के निधन के बाद जो चुनाव हुआ था, तो जी, भारतीय जनता पार्टी खुश होती अगर कम वोटिंग हो रही है सामान्य स्थितियों में। जी, लेकिन प्रशांत किशोर से लड़ते समय भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होकर के नहीं बैठ सकती है कि कम वोटिंग हुई है तो इसका मतलब हमारी वोटिंग है या हमारे हम्म, लोग निकले हैं। ये पहले ऐसा होता था कि बीजेपी के पास जो अपनी मशीनरी है और आरएसएस की जो मशीनरी है, वो मशीनरी मिल करके अपने कमिटेड वोटर्स को निकालती थी, उनका मतदान हम्म, करा लेती थी, बाकी लोगों का निकले न निकले बीजेपी चुनाव जीत जाती थी, ये हमेशा हम्म, होता है। अब इस बार उस बात को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है कि लोग उसी के लोग निकले हैं या उसके बिल्कुल, लोग निकले हैं, मध्य वर्ग के लोग और सवर्ण जातियों के लोग या अति पिछड़ी पिछड़ी जातियों में उसके कोर जो उसका जो सामाजिक समीकरण है उसके लोग निकले हैं तो उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया है, ये बीजेपी इसको हम्म, लेकर के आश्वस्त नहीं है।
तो ये जो अभी हम लोग जो हमने पहले कहा कि चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि कैसे लड़े प्रशांत किशोर और हम्म। कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एकदम लोहे के चने चबवाना जो होता है वो चबवा दिया। उन्होंने हम्म। दिखाया, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी दिखाती रही है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, और हम्म। हम लोग दूसरे लोगों को कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को और दूसरे प्रादेशिक पार्टियों को हम लोग सिखाते कहते थे कि भाई बीजेपी को देखो कैसे चुनाव लड़ती है। इस बिल्कुल। बार अब बीजेपी को दिखाया प्रशांत किशोर ने कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। हम्म। प्रशांत किशोर ने इस तरह का मोबिलाइजेशन किया, इस तरह से लोगों को, यूथ का फोर्स, महिलाओं का की ताकत, शिक्षकों की, वकीलों की, अलग अलग समाज के समूहों की, अलग अलग जातियों की ऐसी गोलबंदी की, ऐसे समूह बनाए, ऐसे ग्राउंड पर काम किया जाकर के जमीनी स्तर से ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो बीजेपी ने कभी सोची ही नहीं थी कि ये चुनाव में बिल्कुल। दिखाई जा सकती हैं, इस आधार पर वोट मांगा जा सकता है। हम्म। उन्होंने दिखाया। पन्ना कमेटी जो होती है, जो और पन्ना प्रमुख होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बरक्स जो प्रशांत किशोर ने अपनी वार्ड कमेटी बनाई, अपने लोगों को खड़ा किया, वो कैसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और सबसे हम्म। ऊपर प्रशांत किशोर ने ये दिखाया भारतीय जनता पार्टी को कि सोशल मीडिया जिसकी मास्टर है भारतीय जनता पार्टी, उस पर लड़ाई कैसे लड़ के उसको हराया जा सकता है। नैरेटिव की बिल्कुल। लड़ाई में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। देखिए असली हम्म। नतीजे आएंगे 3 अगस्त को, नतीजा जो भी हो। नैरेटिव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई बांकीपुर में प्रशांत किशोर से। सोशल हम्म। मीडिया में परसेप्शन का जो मामला होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव जीत पाई प्रशांत किशोर से। लोकल मोबिलाइजेशन, कैंपेन का तरीका, लोगों की भीड़, इन सब किसी मामले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपना स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि 3,89,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख जी। और सामाजिक समीकरण का वोटर है भारतीय जनता पार्टी के। इसके बिल्कुल। बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी हुई लड़ने में, और उनको दिन में तारे दिखाए प्रशांत किशोर ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रशांत किशोर की जीत है। और हम ही जी। आप हैं ज्ञानेश्वर जी को पहले दिन से, प्रशांत किशोर के नॉमिनेशन के पहले दिन से, जब आपने खबर ब्रेक की कि वो लड़ेंगे और उनकी पार्टी ने तय किया कि उन्हीं को लड़ाना है, तब से हम हम्म। लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का लड़ना ही अपने आप में जीत है। वो लड़े, बिल्कुल। यही अपने आप में जीत है। जो पिछली बार वो नहीं लड़े थे, जो गलती उन्होंने की थी, जिसकी वजह से परसेप्शन बिगड़ गया था उनका, इस हम्म। बार वो उन्होंने उस कमी को खत्म कर दिया। वो चुनाव लड़े, ये अपने आप में जीत है। जिस दिन जी। लड़ने आए, उसी दिन हम लोगों ने कहा कि उनसे बड़ा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है, चाहे बीजेपी किसी को लड़ाए। बिहार में हम्म। उनसे बड़ा कैंडिडेट नहीं हो सकता है। तो अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या नितिन नवीन लड़ने आते खुद तो अलग बात थी, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। दूसरा कोई प्रशांत किशोर के टक्कर का कैंडिडेट नहीं हो सकता है। और हम्म। तीसरी बात जो हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई में नहीं है, वो जी। तीसरे नंबर पर जाएगी, और तीसरे नंबर पर कितना नीचे जाएगी ये हम लोग अभी समय के साथ इसका आकलन करेंगे। तो ये हम्म। तीनों बातें इतने 1 महीने की प्रक्रिया में ये तीनों बातें सही साबित हो गई हैं। हम्म। प्रशांत किशोर लड़े नायक की तरह, हीरो की तरह, और पूरा बिहार, उनके काफी सारे लोग ज्ञानेश्वर जी जो उनको छोड़ गए थे, जो उनके साथ बिल्कुल। नहीं थे, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जिनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर का क्या भविष्य है, कोई भविष्य जनसुराज पार्टी का नहीं है, उसमें से हम्म। काफी लोग वापस लौटे हैं। उन लोगों ने आकर के बांकीपुर में काम किया। जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना चेहरा दिखाया हो, लेकिन उन्होंने काम किया है आकर के, उनके जी। साथ लोग जुड़े हैं आकर के। ये दिखा हम्म। है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, उन्होंने ये ताकत दिखाई है। और ये भी जी। दिखा है कि अगर ठीक ढंग से वो लड़े तो अपोजिशन का स्पेस बिहार में उनका इंतजार कर रहा है। उन्हीं का नहीं, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। किसी तीसरी ताकत का इंतजार कर रहा है। अपोजिशन हम्म। का स्पेस खाली हो रहा है। और ये इस बार अभी नतीजों में भी पता चल जाएगा ज्ञानेश्वर जी। और इतना बड़ा ब्लंडर यहाँ तेजस्वी यादव ने किया कि उनकी वो 4 दिन गायब रहे। जब वो आए तब तो इन्होंने एक हवा बनाई थी, लगा था कि वो लौट रहे हैं अपनी जी। चुनाव में, लेकिन हम्म। उनके पास जो कोर वोट है 75,000 वोट, जो हम लोग मानते हैं मुस्लिम यादव का MOI समीकरण का, उसको हम्म। उसको पता है। उसमें सारे लोग नहीं, मतलब मुस्लिम तो पूरा का पूरा, यादव में बड़ी संख्या में लोग जो जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोटर जिनको माना जाता है। तो हम्म। एंटी बीजेपी वोटर को लग रहा था कि 9 बार से हम लोग लालू यादव या उनके उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, और उसका जी। कोई नतीजा नहीं निकला है। हर बार वो जीत का अंतर बीजेपी के बढ़ता जा रहा है। तो उसने इस कारण छोड़ा है, जो एंटी बिल्कुल। बीजेपी वोट है उसको, वो इस बात का आकलन कर रहा था पहले दिन से ज्ञानेश्वर जी, जो आज की बातचीत में भी लोगों से वोट करने गए हैं और दे के आए हैं, उसके बाद भी लोगों ने कहा है, वो सिर्फ ये तलाश रहे थे कि बीजेपी से लड़ने में सबसे वेल पोजिशन्ड कैंडिडेट कौन है। तो उनको बिल्कुल। पहले दिन से ये लग रहा था कि वेल पोजिशन्ड कैंडिडेट प्रशांत किशोर है। रेखा गुप्ता नहीं लड़ रही हैं। रेखा गुप्ता के प्रशांत किशोर का आप एक फर्क समझिए ज्ञानेश्वर जी, इस चुनाव का और नवंबर के चुनाव का। प्रशांत किशोर को सबने क्यों अबेंडेंट किया? इसलिए अबेंडेंट किया कि उन लगा कि आपके पास कोई कोर वोट नहीं है। आपको ब्रांड किया आरजेडी ने कि आप प्रशांत किशोर पांडे हैं, फिर भी पांडे मतलब ब्राह्मण और भूमिहारी आपके साथ वोट करने नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल। आपके पास जब बिल्कुल। कोई पूंजी नहीं है, तो कोई भी दूसरी ताकत आपके साथ क्यों जुड़ेगी?
तो वो बिखर गए, सारी चीजें खत्म हो गई। इस बार हम्म सेम हुआ है रेखा गुप्ता के साथ। उनके साथ उनकी पूंजी वैश्य समाज का वोटर होता तो शायद दूसरा समर्थन करता, वो नहीं था उनके पास। और हम्म दूसरी ओर प्रशांत किशोर के पास एक वोट की पूंजी थी ब्राह्मण और भूमिहार वोट की, जो 47,000 वोटर है, 48,000 वहां बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। और और राजपूत वो में भी आधे से ज्यादा, अजीत जी, राजपूत में भी आधे से ज्यादा। और अब तो वो खबर आ रही है कि कायस्थों में भी जो जेनजी वोटर हैं, संख्या भले ही कम हो, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट किया है। और आश्चर्य की बात यह है अजीत जी कि नीरज सिन्हा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पड़ोसियों के बीच से भी प्रशांत किशोर को मत मिले हैं। देखिए, ये अभी वही उसी पर हम आ रहे थे। मतलब पहले हम बात कर रहे थे कि पूंजी जो थी वोट की, जो एंटी बीजेपी वोट है ट्रेडिशनली, जिसमें हम्म मुस्लिम है, यादव हैं, कुछ दलित मान सकते हैं, कुछ और पिछड़ी जातियां हैं, हम्म या कुछ अगड़ी जातियों में भी, ओवरऑल 3,89,000 में जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोट है, उसको जब हम्म लग गया कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और उनके पास एक पूंजी आ गई है, और वो पूंजी बिल्कुल। थी ब्राह्मण भूमिहार के वोट की, कि अगर उनके हम्म पास, और जैन जी की, जो जी। जिसको हम बार बार कहते हैं, दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है, एक आदर्शवादी बुजुर्ग और एक हम्म आकांक्षी युवा, इस ये वोट बिल्कुल। है। और उसके अलावा हम्म ब्राह्मण भूमिहार का वोट इस बार उनके साथ है। तो हम्म ट्रेडिशनली जो एंटी बीजेपी वोट होता है वो उनके पीछे आया, उसने उनको ताकत दी, अबेंडन कर दिया आरजेडी को, जो मुख्य, जो मेन फोर्स थी, एंटी बीजेपी जो मेन फोर्स थी, उसको अबेंडन कर दिया उन लोगों ने। और बिल्कुल। इसी की वजह से लड़ाई इतनी इतनी नजदीकी लड़ाई हो गई। ये भी हम लोग कह रहे थे लगातार कि सिर्फ एंटी बीजेपी वोट से नहीं जीत सकते, आरजेडी का वोट तोड़ करके आप नहीं जीत सकते हैं। आप हम्म आरजेडी का वोट तोड़ करके आरजेडी की जगह ले सकते हैं। 40-45 हजार, 30,000 वोट अगर वोटिंग परसेंटेज जितना होता है, अगर मतलब वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा वोट हो, तब आप 50,000 पार करेंगे, नहीं तो कम करेंगे, ये हम लोग पहले से कहते रहे थे। जी तो मतलब आप बिल्कुल। आरजेडी की जगह ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम्म हो सकता है। जीतने के लिए जरूरी है कि बीजेपी का वोट टूटे। तो हम्म बीजेपी का वोट टूटा ज्ञानेश्वर जी। अब आइए, जो आपने कहा कि राजपूत का वोट जो है अच्छी खासी संख्या में टूटा है, और ये बिल्कुल। इस वजह से टूटा है कि उनको उनको भी बीजेपी जेडीयू को, मतलब एनडीए को एक मैसेज देना है कि हम्म आप फॉर गारंटेड जो लेकर के चल रहे हैं कि ये हमारा ही वोट है, वो नहीं है, हम लोग दूसरा विकल्प भी खोज सकते हैं। ये हर तीनों जातियों ने, गैर कास्ट लोगों ने मैसेज दिया है। और उसमें भी सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ कास्ट के लाइन पर नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम्म वो तमाम अभी जो राजनीति हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर, उस राजनीति से भी उबे हुए हैं। उनको लग बिल्कुल। रहा है तो जो राजनीति है, जिसमें यूजीसी का भी मामला है और चढ़ावा चोरी का भी मामला है, ये तो वो वर्ग है ना जो सबसे ज्यादा अयोध्या भी जाता है और वाराणसी भी जाता है, तो उसकी तो मेमोरी में चीजें हैं कि चढ़ावा जी। चोरी हो गया मंदिर में। हम्म तो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, परीक्षा कैंसिल होने का मामला हो, परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला हो, नतीजों में देरी का मामला हो, नियुक्तियों की कमी हो, और उसके ऊपर जो जनजी का ये प्रोटेस्ट है, ये हो, इन सब ने मिल करके एक साझा ऐसा माहौल बना दिया, और उसके बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी प्रशांत किशोर हो गए इस पूरे माहौल का। तो जो बिल्कुल। फॉरवर्ड टूटा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जातिवाद है कोई इसके भीतर और हम्म प्रशांत किशोर अगली जाति के उम्मीदवार हैं इसलिए टूट गए। अगर हम्म प्रशांत किशोर की तरह की क्वालिफिकेशन का कोई दूसरा भी आया होता और हालात ऐसे होते, तब भी वो टूटता। हम लोग और ये कह देखिए अजीत सकते हैं कि जी, लोग इस आपने उम्मीद सवर्ण में, जातियों की बात कर ली, अजीत जी आपने गैर कास्ट सवर्ण जातियों की बात कर ली। देखिए जेडीयू का, अब तो जेडीयू का पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन पहले जेडीयू का ही लवकुश समीकरण कहा जाता था। अब तो कुछ बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी सबसे बड़े नायक हैं उसके। देखिए जो लब है, मतलब जाति कुर्मी है, वहां भी सेंधमारी हो गई, समर्पण नहीं दिखा पूरे तौर पर एनडीए के साथ। नीतीश कुमार कैसे हटे, इस पर समाज में चर्चा होती रही, लेकिन वहां भी सेंधमारी हो गई। और हमने और हमारे रिपोर्टरों ने यह महसूस किया कि स्लम एरियाज जहां बीजेपी स्कोर कर जाती थी, वहां भी प्रशांत किशोर वोट में सेंधमारी करने में सफल रहे। हर कम्युनिटी से वोट मिला है। इसलिए हम आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि यह स्थिति और परिस्थिति तो ऐसी ही बनती दिख रही है कि 1990 में लालू यादव की सरकार बनी, कांग्रेस से लोगों का बैर था, कांग्रेस को वोट देना नहीं था। जब नीतीश कुमार नई ताकत के रूप में उभरे, तो लालू विरोधी जितने मत थे उनके साथ हो गए। तो अब तेजस्वी से, राजद से मोह भंग हो रहा है। जब हम लोग भविष्य की बात करेंगे, तो प्रशांत किशोर क्या नए स्टार हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस हो सकता है, उनके साथ बाकी क्या मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और भविष्य में कुछ और नेता भी जुड़ सकते हैं। इस पर भी चर्चा कीजिएगा जी आज। बिल्कुल, हम लोग इस पर एक लेवल पर हम लोगों ने ये चर्चा की थी पहले, दो एक बार हम लोगों ने इस पर बात की थी, जिसमें हम लोगों का ये था कि जो यादव हैं,
जो मुसलमान यस। हैं या दूसरी भी हम्म, जातियां हैं, आप उन सब की बात हम लोग कर लेंगे, उनको लग रहा है कि सत्ता के बगैर कब तक रहेंगे, कब बिल्कुल। तक जो है, और कब तक भारतीय जनता पार्टी, जब नीतीश कुमार, जब जेडीयू बीजेपी साथ में थी तो ये जो वोट होता था 38% तक वोट जाता है लेकिन हरा नहीं पाते। तो हम्म, ये विकल्प खोजता है कि हम कैसे इसमें कौन सा वोट, कौन नेता वोट ऐड कर सकता है कि हमारा वोट लेकर के वो हरा दे, एनडीए को बिल्कुल। पराजित कर। तो हम्म, उसमें, उस तलाश में हो सकता है कि आगे वो तलाश जाकर के प्रशांत किशोर पर पूरी हुई है। हम लोग पहले एक बार चर्चा किए थे, कांग्रेस भी जी। काफी नजदीक से उनको वॉच कर रही है, हम्म, कांग्रेस भी वॉच कर रही है, कांग्रेस भी उनकी पॉलिटिक्स को देख रही है कि ये किस तरह से लड़ते हैं और कैसे इमर्ज करते हैं, इनके प्रति क्या रुझान आता है नौजवानों का। और ये बार बार हम एक फिगर देते हैं कि 35% आबादी है, 65% आबादी है 35 साल से कम उम्र की, और अगर जी। हम लोग 15 से 30 की उम्र के लोग माने तो वो 50% है। पंद्रह हम्म, सोलह साल का आदमी वोट नहीं दे सकता है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन वो आज की स्थिति में इतना सजग है और सोशल मीडिया में इतना डिजिटली कनेक्टेड है, वो कि वो हम्म, किसी के लिए मेक और ब्रेक की ताकत हो सकता है। वो सोशल बिल्कुल। मीडिया में कैंपेन कर सकता है, वो क्रिएटिविटी दिखा सकता है, वो आपके उसको फॉरवर्ड कर सकता है। देखिए आजकल लड़ाई माइंड स्पेस में लड़ी जाती है, सोशल उससे लेकर के और इमेजिनेशन को कैप्चर करने की। तो ये जी। 50% आबादी है। अगर इस हम्म, आबादी को लग रहा है कि उनको एक नया विकल्प चाहिए है, पूरे देश के हम्म, स्तर पर भी अगर लग रहा है, तो बिहार में तो वो विकल्प प्रशांत किशोर हो ही सकते हैं। इसलिए हमने बिल्कुल। कहा कि वो लड़े हैं प्रशांत किशोर, ये उनकी पहली जीत है। और कैसे हम्म, लड़े हैं ये उन्होंने दिखाया है। हार जीत एक, हम लोग बार बार पहले, भारत की टीम जब बहुत मजबूत नहीं थी क्रिकेट टीम, तो हार जाती थी बार बार। तो हर बार हम्म, अखबार में हेडिंग छपती, हेडिंग यही होता था कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता लेकिन भारत ने दिल जीता। तो भारत हम्म, बड़ा दिल जीतता रहा, पहले दिल जीतता रहा, उसके बाद मैच जीतना शुरू कर दिया भारत ने। तो हम्म, ये स्थिति है कि आज की तारीख में नतीजे के पहले हर व्यक्ति कह रहा है कि क्या खूब हम्म, लड़े प्रशांत किशोर। आपको हम्म, दंगल फिल्म याद होगा, दंगल फिल्म में भी पहली लड़ाई हार गई थी आमिर खान की बेटी, लेकिन उन्होंने उस समय जो वहां प्रधान थे गांव के, उन्होंने कहा कि तारी छोरी खूब लड़ी। तो हम्म, ये जो होता है खूब लड़ी मर्दानी वाला, ये माहौल तो पहले दिन से बना हुआ है कि खूब लड़े प्रशांत किशोर। हम अब ये नहीं बिल्कुल। करें कि कोई हार जीत की भविष्यवाणी हम लोग नहीं करें, आज तो मतदान खत्म हुआ, अभी तो सारी जगह से रिपोर्ट्स आनी है कि क्या कैसे पोलिंग हुई है, और जो जी। रुझान है वो भी हम लोग आगे अभी 3 दिन चर्चा करेंगे उस पर। हम्म, लेकिन जिस अंदाज में लड़े वो उनकी जीत थी। वो लड़ना हम्म, उनका अपने आप में उनको एक जगह, ऐसी जगह पर ले गया कि जहां जो कीन वाचर हैं, एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, उनको लगा हम्म, कि यह इस आदमी में दम है, ये आदमी लड़ सकता है। तो लड़ाई का तरीका उनका, उनका एक सोशल समीकरण, जो हमने पहले आपके साथ बातचीत में कहा था ज्ञानेश्वर जी, 3% 3.5% तो वोट था, 4% मान लीजिए नीतीश कुमार की। बिल्कुल। उस चार बिल्कुल। परसेंट वोट के इर्द गिर्द कुर्मी चेतना रैली की, और वहीं अब आपको बता दें कि कुर्मी चेतना रैली पटना में सफल इसलिए हुई क्योंकि पटना के आसपास वो वोट है कुर्मी का, और जी। इस बांकीपुर में भी अच्छा खासा वोट है। अगर तीस तीस बिल्कुल। हजार अगर मानते हैं कि लव उसका वोट है, तो उसमें लव का वोट ही 20-22 हजार है, या जी। 25 हजार, ज्यादा वोट हम्म, कुर्मी का ही है, कोयरी का वोट हम्म, बांकीपुर में कम है। तो ये इस बिल्कुल। वजह से सफल हुआ कि, और जो जो कुर्मी का वोट अभी दानापुर में है या फतुआ में, फुलवारी में, ये सब मिलकर के उस समय जब नीतीश कुमार आए तो कुर्मी चेतना रैली सफल हुई 4% वोट का। तो हम्म, उतना वोट तो प्रशांत किशोर के पास भी है। 3.5% का बिल्कुल। वोट, 3.35 माने, हम 3.5% कह रहे हैं, ब्राह्मण का वोट तो प्रशांत किशोर उसके नेता तो है ही ना भाई, उसका चेहरा जी। उस समाज के लोग तो मान ही रहे हैं ना कि उनका नेता है, हम्म, अगुआ है। अगर आज इस बार जीत जाते हैं या बहुत कड़ी टक्कर देते हैं, तो एक लीडरशिप के, और आप पॉलिटिकल लीडरशिप भी स्टैब्लिश हो जाएगी और बिहार इलेक्टोरल। में तो बहस छिड़ गई ना, राजनीतिक बहस छिड़ गई अजीत जी की भूमिहार ब्राह्मण अलग भूमिहार अलग ब्राह्मण, कहाँ है। बिल्कुल वही। हाँ, हाँ, अलग अलग कहाँ है? और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो फिर तो तो बड़ी ताकत हो 8%, जाती है। वही, और मुसलमानों को जैसी निराशा हुई है राजद बिल्कुल। से, और हम्म, बांकीपुर के उपचुनाव के दरमियान इस बात की पूरी चर्चा रही कि पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर के साथ संपर्क में थे और जानकारी हासिल कर रहे थे। हाँ, वही कहा कि जो सबसे बड़ी ताकत आज के तारीख में, जो स्वाभाविक शक्ति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली, वो कांग्रेस हम्म, है, तो उसके लोग वॉच कर रहे हैं इनको। और ये हम्म, अगर भूमिहार ब्राह्मण वोट मिलाए हम लोग, 7% के करीब वोट होगा, तो ये तो बहुत वोट हो गया भाई। कोयरी बिल्कुल। कुर्मी मिला करके भी 8-9% होता है, और हम्म, 7% का अगर वोट है भूमिहार ब्राह्मण का, तो एक, और उसके बाद इन्फ्लुएंस करने की जो उसकी क्षमता है, उसको सब आदमी जानता है। तो जो हम्म, बीजेपी को हराने के लिए जो मुसलमान यादव के साथ जाता था, वो इसके साथ भी तो आ सकता है। और जब बिल्कुल। इनके साथ आएगा तो दूसरी एंटी बीजेपी जो फोर्सेज हैं, वो अपने आप इनके साथ अलाइन हम्म, करेंगी। ये अलाइनमेंट चुनाव जिता देगा, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतना फिर तब आरजेडी का स्पेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम्म, उसके बाद आरजेडी के लिए कोई कोई संभावना बिहार में नहीं बचेगी अगर ये समीकरण बनता है। जी। तेजस्वी यादव को पता नहीं ये बात पहले से क्यों नहीं समझ में आई, अगर समझ में आई होती तो वो 1 इंच स्पेस नहीं छोड़ते प्रशांत किशोर के लिए। 1 इंच हम्म, छोड़िए, उन्होंने पूरा मैदान ही खाली छोड़ दिया प्रशांत किशोर के लिए।
वो इस भरोसे में रहे, फॉर गारंटेड लेते रहे कि हमारा 14% है इसलिए 18% मुसलमान कहाँ जाएगा। अभी तक यही होता रहा कि आपका 14% है इसलिए 18% मुसलमान जुड़ जाता है, लेकिन जब आपका 14% खतरे में आ जाता है, अभी ओवैसी को दे रहे हैं ना मुसलमान, जब लेकिन आपका आपको नहीं 14%। लगता अजीत जी लगता है ये नहीं है कि देखिए तेजस्वी यादव में सब कुछ है, लेकिन सोने की चम्मच में पैदा हुए तेजस्वी हैं, इसलिए उन्हें उनके भीतर मेहनत करने की क्षमता है ही नहीं, बस सोचते हैं ये कहाँ जाएंगे और अंतिम में मेरे पास ही आना होगा। तो देखिए जनता जो है ना, वह जो कहते हैं लोकतंत्र में टीना फैक्टर नहीं चलता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, वह विकल्प तलाश लेती है। और यदि आप मुसलमान, यादव, सबन ये जोड़ लेंगे तो फिर इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी कि पूछिए मत। है, हो जाएगी। ये तो महान समाजवादी नेता किशन पटनायक की किताब है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। कई दूसरे लोगों ने भी इस तरह की किताबें लिखी हैं जिसमें कहा है कि कोई कभी कोई जगह खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई विकल्प आ ही जाता है। तो दुनिया विकल्पहीन नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। विकल्प अपने आप लोग तलाशते हैं। तो हम जो बता रहे थे कि 14% वोट की वजह से 18% मुसलमान आता था। आप अगर लग गया कि ये लोग 14% हम कितना भी जुड़ते हैं तो जीतने का समीकरण नहीं बनता है, तो क्यों नहीं नया समीकरण बने, इसको पूरा तोड़ दे, नए सिरे से बनाए। ये भी होता है ना, कई बार आप जाकर के किसी चीज में, किसी कंस्ट्रक्शन में अटक जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, तो या पजल बनाते हुए होता है, तो फिर जब आप उसको पूरा खत्म करके नए सिरे से जोड़ते हैं तो फिर जुड़ जाता है, फिर बन जाता है। तो वो नए सिरे से जोड़ने की अगर कोशिश करेगा, और प्रशांत किशोर एक शक्ति के तौर पर बांकीपुर के चुनाव से निश्चित रूप से उभर रहे हैं, तो उनके पीछे गोल बंद होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद जो दलित का आधार है, वोट है दलित का, वो बिहार में बहुत बड़ा वोट आधार है ज्ञानेश्वर जी। 18-19% वोट कम नहीं होता, बहुत ज्यादा वोट है ये, तो अभी किसी भी दूसरे समूह से बड़ा वोट है उनका। तो और वो उनके वोट, भीतर भी एक सपना है कि कोई अपना हो जो बिहार का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने, वो इस पर अलाइन, उनको लग रहा है कि अभी आगे के समय में जो वो त्रिवेणी संघ के बाद बारी आती है अति पिछड़ों की, अभी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा जगेगी अति पिछड़ों की, उसके बाद तब आएगी दलित समाज की बारी। वो भी सोचेंगे अपने अपना नेता बनाने के बारे में। तो उसके पहले जो डिसरप्शन होगा, जो विध्वंस होगा, जो तोड़फोड़ होगी सबके समीकरण में, उस समीकरण में अब एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर उपलब्ध हैं। एक सेंसिबल नेता जो बिहार की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, नए सामाजिक समीकरणों की बात करता है, जाति की बात नहीं करता है, जिसका एक ग्लोबल एक्सपोजर है। ऐसा आदमी अगर नेता बनता है तो कोई हैरानी नहीं होगी कि जो एंटी बीजेपी वोट अभी लालू यादव के परिवार के पीछे, तेजस्वी के पीछे खड़ा होता है, वो उनके पीछे खड़ा हो जाए। उनको एक मसीहा चाहिए, और वो मसीहा अगर प्रशांत किशोर बन सकते हैं तो उसको समय नहीं लगेगा, फिर सारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और ऐसा बहुत जगह हो चुका है, हम लोग देखे हैं कि बड़ी पार्टी थी और एकदम हाशिए पर चली गई, कोई पिछलग्गू बन करके रही है। जैसे क्या हुआ है वहां कर्नाटक में, कोई अब हैसियत थोड़े है एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी की, उनकी पार्टी के 17 विधायक थे, कोई हैसियत नहीं रह गई। एक समय इतनी बड़ी पार्टी थे, वोकालीगा समाज के नेता थे, इकलौते नेता थे वोकालीगा समाज के, लेकिन अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। पंजाब में अकाली दल अकेला उत्तराधिकारी था जाट सिख वोट का, जो 22-24% जाट सिख वोट और 50 के करीब सीटें कंट्रोल करता है। समूचा मालवा उसके असर में आता है। आज क्या स्थिति है, 2 एमएलए की पार्टी की हैसियत है अकाली दल के, सुखबीर बादल की। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को हम लोगों ने देखा है कि पूरा सामाजिक समीकरण होने के बावजूद सब समाप्त हो गया, लीडरशिप की वजह से या नया विकल्प उभरने की वजह से। तो अभी बिहार में एक तो तेजस्वी यादव की लीडरशिप भी कमजोर हुई, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के रूप में एक नेता इमर्ज कर गया बिहार में। तो ये नेता इमर्ज कर जाना अपने आप में इस बात का संकेत है कि आगे की राजनीति किस डायरेक्शन में जाएगी। और आगे एक की और बड़ी राजनीति बात उनके साथ जा सकती है। एक और बड़ी बात ये हुई कि संसाधन की लड़ाई में प्रशांत किशोर बीजेपी के आगे कहीं कमजोर नहीं दिखे। जो कभी सत्ता में रहे, रणनीति से और अपने मस्तिष्क से पैसा उन्होंने अर्जित किया है। मतलब आरजेडी के पास एक फंड दूसरा हो सकता है, लेकिन संसाधन की लड़ाई में भी बीजेपी को उन्होंने बराबरी से मुकाबला दिया कि तुम इतना खर्चा करोगे तो हम इतना खर्चा करेंगे। देखिए, ये एक बड़ी बात है। 200 करोड़ के अपने एसेट उन्होंने घोषित किया है चुनाव आयोग के अपने हलफनामे में। तो 200 करोड़ रुपए का आदमी अपने बुद्धि से कमाया है पैसा उन्होंने, और वो अपना पैसा लगा करके 3 साल से कैंपेन चला रहे हैं, बिहार में सक्रिय हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से क्या है कि वहां लोग कहते हैं, ऐसे उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि कोई आउटगोइंग का सिस्टम नहीं है, वहां इनकमिंग का सिस्टम है। पैसा आपके पास फंड आए और आप उसी अंदाज में खर्च करें। बीजेपी को फंड आता है तो बीजेपी खर्च करती है, आरजेडी कहां उस तरह से लड़ती है। आरजेडी तो अपने उम्मीदवारों से भी कहती है कि आप कुछ पार्टी में भी देके जाइए और अपना चुनाव भी लड़िए।
तो अभी अभी बाद में थोड़े समय के बाद कुछ समय के लिए बदला था, पार्टी के उम्मीदवारों को उन लोगों ने मदद की थी, लेकिन वो टेंडेंसी नहीं है कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी को मैच करने के लिए उस तरह का खर्चा करें, उस तरह की हिम्मत दिखाएं, उस तरह का साहस दिखाएं। और दूसरा, ये जो बिहार के बाहर लगातार हारने की वजह से आरजेडी के प्रति ऐसी गुडविल नहीं है कि लोग उनके ऊपर दाव लगाएं। अभी आकर के एक सीमित मात्रा में लोग दाव लगाते हैं, लेकिन बाकी समर्थन नहीं मिलता है। और जो आजकल डिजिटल लड़ाई है, अभी पूरा यह जो आंदोलन हुआ ज्ञानेश्वर जी, जंतर मंतर का, कॉकरोच जनता पार्टी का, ये इंस्टाग्राम पर हुआ। उन्होंने पूरे इंस्टाग्राम को बना दिया था जंतर मंतर, उसी पर सारी लड़ाई चल रही थी। बिहार में फेसबुक और यूट्यूब, ये दो हैं, इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर नहीं है अभी, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पॉपुलर है। उस स्पेस पर लगभग पूरी तरह से कब्जा है प्रशांत किशोर का। तो जो वर्चुअल स्पेस है, वर्चुअल स्पेस प्रशांत किशोर ने कब्जा कर लिया है, लोगों के इमेजिनेशन को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब क्या ग्राउंड वर्क करना है ना, ये कमी थी कि ग्राउंड पर वो लड़ते नहीं है, तो उन्होंने लड़के दिखा दिया। ये तो शिकायत नहीं करेगा ना। आप वर्चुअल स्पेस की बात करते हैं, मुझे तो कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि क्या पार्टी के लोग भी तेजस्वी यादव की बात सुन रहे हैं? वह अंतिम 2 दिनों में प्रचार हुआ है, क्या मीसा भारती आई, 4 सांसद हैं उनके, क्या अभय कुशवाहा आए, क्या सुरेंद्र यादव आए जिन्होंने सवाल ही उठा दिया था कि रेखा गुप्ता कौन है, और क्या सुधाकर सिंह आए? तो आपने यह नहीं देखा। और आपको जानकर हैरत होगी अजीत जी कि ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे को बुलाया गया, लेकिन ओसामा साहब ने कहा कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उनके माताजी के चुनाव में जब वह राजद से भी खिलाफ होकर लड़ रही थी लोकसभा का चुनाव, शायद प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाने में कोई भूमिका अदा की थी, भले ही वो अपराजित हो गई। तो ओसामा साहब, तो देखिए, आप वर्चुअल स्पेस की बात छोड़ दीजिए, पार्टी पर नियंत्रण भी आप गंवाते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो आरजेडी की बात हुई यार, मतलब हम प्रशांत किशोर का वर्चुअल स्पेस पर कब्जा आरजेडी का तो नहीं है। प्रशांत किशोर को ग्राउंड लेवल पर काम करने का था, तो ग्राउंड लेवल पर लोग कहते थे कि नहीं लड़ रहे हैं, तो लड़ दिया, लड़के दिखा दिया। और आरजेडी के जो जितने लोग आपने नाम लिए ना कहीं इन लोगों को ये भी पता है तेजस्वी की लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल है। लीडरशिप को लेकर के पहले से डाउट चल रहा था, चुनाव हारने के बाद से तो और बढ़ गया था, उसके पहले झगड़े शुरू हो गए थे। हारने के बाद हम लोगों ने देखा कैसे जूतों में डाल बटी, घर से लेकर के और पार्टी तक में। तो उसको लेकर के, उनके लीडरशिप को लेकर के सवाल है। और इन सब लोगों को कहीं ना कहीं एक अंदाजा पहले दिन हो गया था कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, तो आरजेडी लड़ाई में नहीं है। ये ओसामा साहब को भी अंदाजा होगा, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ से उनको मैसेज भी होगा कि हम लोगों ने मन बना लिया है, आप मत इसमें आप इंटरफेयर करिए। तो ये दोनों चीजें हो गई उनकी भी। ये इसका मतलब कि एंटी जो बीजेपी का वोट था वो पोलराइज हो गया है प्रशांत किशोर के साथ। और एक बार हो गया है अगर उनके साथ, तो ये अभी रहेगा थोड़े दिन तक, लोग उनको आजमाएंगे, क्योंकि इधर काफी दोनों स्थितियों में, चाहे दोनों ही दोनों ही स्थितियों में ज्ञानेश्वर जी, और दोनों ही स्थितियों में जो बीजेपी विरोधी जो पारंपरिक वोट आधार है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा रहेगा, उनके प्रयोगों पर नजर रखेगा, आगे के चुनाव में उनका साथ देगा। उसके अभी चूंकि इधर बहुत आजमा चुके हैं ना, अब कितना साथ देंगे? 2005 से लगातार वोट कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं आ रहा है आरजेडी की स्थिति में। आरजेडी को एक बार नीतीश कुमार ने 80 सीट पर पहुंचा दिया और एक बार चिराग पासवान ने पहुंचा दिया, तो ये हर बार ऐसे संयोग नहीं होते हैं। प्रशांत किशोर ने एक एक ईंट जोड़ करके एक समीकरण बनाया, एक एक ईंट जोड़ करके अपने कैंपेन बिल्ड किया था, और उस आधार पर वो चुनाव लड़े हैं। अपनी ताकत से वो चुनाव लड़े हैं, अपने पिताजी की ताकत से नहीं लड़े हैं, अपने किसी पार्टी संगठन के दम से नहीं लड़े हैं। आपने कहा अजीत जी, आपने कहा वर्चुअल स्पेस की लड़ाई में किसने कहा? भाजपा के नेता ने, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि कुत्ता बिलाई को भी लड़ा देंगे तो भाजपा ही जीतेगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे भुना कैसे लिया? बिल्कुल बताइए, उसका नैरेटिव बन गया, यही नैरेटिव बन गया। बिल्कुल, असली चीज तो यही है ना। पहले तो बीजेपी अपने बैठकों में, अपने सोशल मीडिया जो उनके साइबर जो योद्धा थे, साइबर वॉरियर्स, उनकी बैठक में बीजेपी कहती थी कि भली खबर भले झूठी हो लेकिन प्रचार हो जाना चाहिए, अगर फायदा हो रहा है तो प्रचार हो जाना चाहिए। तो पहले बीजेपी ये काम करती थी। सच्ची झूठी छोड़ दीजिए, तो बाद में पता चलता है। आपको चुनाव जीतने के लिए तो लोग कुछ भी कहते हैं ना भाई। लालू यादव ने हल्ला नहीं उड़वा दिया था 74-75 के मूवमेंट के समय की गोली लग गई लालू यादव की डेथ हो गई। बिल्कुल भाई, इसकी कहानी सब लोग कहते हैं कि गोली लग गई लालू यादव। तो ऐसे झूठ उड़ाए जाते थे हमेशा। अब ये सही है झूठ है ये अलग है, लेकिन इसने ये नैरेटिव बनाने में बड़ा काम आया कि बीजेपी ऐसा कहती है। और संयोग देखिए कि वैसा ही कैंडिडेट भी दे दिया, कि ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो नोबडी है, एकदम नॉन एंटिटी है, जिसके बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है कि कौन है। कैंडिडेट बोल नहीं पाता है, ये तक नहीं कह पाता पत्रकार के सवाल के जवाब में कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। वो मुंह देखने लग रहा है अपने आसपास के लोगों का। तो कैंडिडेट भी ऐसा हो गया। तो फिर प्रशांत किशोर की बात और भी लोगों के दिमाग में आ गई कि अच्छा बीजेपी तो ऐसे ही कर देती है कि किसी को लड़ा देंगे जीत जाएगा, इतना फॉर गारंटेड आप ले रहे हैं। तो ये सारे नैरेटिव आखिरी दिन तक प्ले करते रहे।
और चुनाव के दिन ज्ञानेश्वर जी अब खत्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये बताएं जिस तरह से कल से जो कयामत की रात होती है उसमें जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मेहनत की है, कोई ट्रेडिशनल बिल्कुल। पॉलिटिशियन वैसा नहीं कर सकता है। कहीं एक जगह हुँ, तेजस्वी यादव रात में घूमते सवेरे घूमते नहीं दिखाई दिए, कयामत की रात है तो उनकी तरफ से क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लग रहा था कि सिर्फ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वर्कर्स की रिहाई उनको एकदम रियल टाइम में पता चल रहा था कहां से लोग उठाए जा रहे हैं, किस थाने में पहुंचना है, कैसे लोगों को अपने लोगों को जगाए रखना है सारी रात, और कैसे लोगों को बूथ तक पहुंचाना है, कैसे हुँ, चुनाव आयोग से शिकायत करनी है। बीजेपी के लोग भी करने गए थे, जी, लेकिन किस बात की शिकायत करनी है, ये सारा काम आज के दिन भर करते रहे हुँ। प्रशांत किशोर की टीम, करती रही, नहीं, लगी मुझे रही तो और सोशल आश्चर्य मीडिया हो में रहा माहौल था अजीत बनाते जी, रहे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कल रात को, मैं रात को 2:30 बजे तक जगा हुआ था। तब तक प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने में ही थे। मुझे प्रथम दृष्टया लगने लगा कि प्रशासन ने प्रशांत किशोर को उलझा दिया कि यह रात भर यहाँ बैठे रहें और उधर उनको जो काम करना होगा उन्हें और बीजेपी को करना हो। लेकिन प्रशांत किशोर 3 बजे तक थाने में रहे और उसके बाद मालूम हुआ कि वह पूरी रात नहीं सोए और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते रहे और जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई फिर से सड़क पर बिल्कुल। और और बिल्कुल आक्रामक मुद्दा में। हाँ, और वो रात भर जो वो बैठे थाने में, सोशल जी। मीडिया में तो उनकी टीम ने उसका नैरेटिव बनाया, वो बड़ा मारक था। हुँ, उसने इनके लोगों को निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। जी। ये वो इसका मैसेज था, एकदम स्ट्रेटजी के तहत वो बैठे रहे और उनकी टीम सोशल मीडिया में वायरल कराती रही वीडियोज को कि देखो हुँ, क्या हो रहा है, कैसे तुम निकलो, तुम्हारी जरूरत है प्रशांत किशोर। तो ये हुँ, अपील जो हुई, इसने लोगों को भी निकाला, नौजवान निकले, लोगों ने जाकर के, और ये बहुत सुनने को मिला, आपने भी लिखा, कहा, कई और लोग कह रहे हैं कि पति पत्नी गए हैं वोट डालने ज्ञानेश्वर जी, और अलग अलग वोट किया है दोनों ने। ये भी बिल्कुल। बिहार इस बात का साक्षी बनेगा कि दोनों लोगों ने अलग अलग वोट किया। बच्चे गए, जी। उन्होंने अलग वोट किया, माता पिता ने अलग वोट किया, बुजुर्गों ने अलग वोट किया। तो ये हुँ, कोई मामूली बात है कि प्रशांत किशोर जो पूरा व्याकरण है बिहार की राजनीति का, अगर उस व्याकरण को उन्होंने बदल दिया, जो एक ढांचा बना हुआ था उस ढांचे को तोड़ दिया, जो एल्गोरिदम बना हुआ था उस एल्गोरिदम को उन्होंने तोड़ दिया, तो ये तो अपने आप में बड़ी जीत है। उन्होंने बिहार की राजनीति को लोग किस नजरिए से देखते थे, सिर्फ कास्ट के नजर से देखते थे, समीकरण की नजर से। बिल्कुल। उन्होंने हुँ, एक नया फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले से देखिए बिहार को। बांकीपुर का तो चलिए फॉर्मूला पूरे बिहार में चलेगा, हम लोग देखेंगे। बांकीपुर का फार्मूला पूरे बिहार में चलेगा तो देखिए अभी तुरंत चुनाव समाप्त हुआ था और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया है। नई नई जानकारियां आएंगी और सभी जानकारियों से जितने उठापटक दिखेंगे हर बूथ से जानकारी आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।